हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं दोस्तों ऑनलाइन टीचिंग ओटी। दोस्तों ऑनलाइन टीचिंग ओटी का आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एसए नोड, एबी नोड, ईसीजी, हार्ट साउंड और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में बहुत सारी और भी बातें करूंगा। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है। यहाँ पे मैं आपसे एसए नोड, एबी नोड किस तरीके से काम करते हैं वो भी बताऊंगा। पेस मेकर भी इसी के बीच में हो जाएगा और उसके साथ में दोस्तों एसए नोड में किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल होता है, कौन कौन से आयन ट्रांसपोर्ट्स होते हैं और एवी नोड में क्या किस तरीके का एक्शन पोटेंशियल होता है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं एसए नोड और एवी नोड के बारे में कि आखिर ये दोनों चीजें होती क्या हैं। दोस्तों जैसा कि आप इस समय देख भी रहे होंगे वीडियो में, एसए नोड और एवी नोड क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एसए नोड की तरफ। एसए नोड दोस्तों जो साइनोएट्रियल नोड होती है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि एसए नोड एक नेचुरल पेस मेकर्स होती है। नेचुरल पेस मेकर मतलब क्या, जो कि हमारे हार्ट को एक प्रॉपर रिदम प्रोवाइड कराती है नेचुरली, मतलब कि उसको किसी भी तरीके की एक्सटर्नल स्टिमुलाई या आर्टिफिशियली किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। ये ऑलरेडी खुद से इंपल्सेस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब ये क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि इनके पास में कुछ स्पेशलाइज सेल होती हैं जो कि इस प्रकार के इंपल्सेस प्रोड्यूस करती हैं। अब ये पाई कहाँ पे जाती हैं, ये पाई जाती है हमारे आर्ट्रियल के वॉल पे, ठीक है ना। तो आर्ट्रिया के वॉल पे, आर्ट्रियम के वॉल पे ये पाई जाती हैं और वहां पे दोस्तों क्या होता है कि ये एक इंपल्स प्रोड्यूस करते हैं। उस इंपल्स से क्या होती है कि वहां की सेल डीपोलराइज हो जाती है जो हमारी आर्ट्रियम की है, और जो आर्ट्रियम है उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। जब हमारी आर्ट्रियम क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिससे कि जो ब्लड है वो मूव करके कहाँ पे आ जाता है, हमारे वेंट्रिकल में आ जाता है। आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुई और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब उसकी वॉल पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो क्या हो गया, उसका जो ब्लड है आर्ट्रियम का वो कहाँ पे मूव होकर के आ गया, हमारे वेंट्रिकल पे आ गई। अब वो जब हमारे वेंट्रिकल रीजन पे आ रही है तो क्या हो रहा है कि थोड़े टाइम के लिए उसमें थोड़ा सा एक गैप होता है, जैसे कि हमारे आर्ट्रियम से जब तक वेंट्रिकल, क्योंकि वेंट्रिकल का शेप क्या होता है, बड़ा होता है, तो उसके अंदर ब्लड फिलअप होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो एक उसके भी छोटा सा गैप होता है, लेकिन उसके बाद दोस्तों वहीं पे जो हमारी आर्ट्रियम है और वेंट्रिकल है उसी पोर्शन के बीचों बीच में दोस्तों क्या होता है, हमारा होता है एवी नोड। क्या होता है, एवी नोड। मेन चीज आप जान लीजिए, एसए नोड, एवी नोड का काम है इंपल्सेस प्रोड्यूस करना। इंपल्सेस को प्रोड्यूस करके जो है उसको जो हमारी अलग स्पेशल टाइप की सेल्स है उनको इंपल्सेस को देना, ताकि हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन हो सके अलग अलग चेम्बर्स में। जैसे कि मैंने एसए नोड की बात कही, वो कहाँ पे कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन, आर्ट्रियम में कर रहा है। अब अगर मैं बात करूं एवी नोड की, तो एवी अब उसी जो एसए नोड का जो इंपल्स है वो कौन गेन करेगा, वो गेन करेगा, वो स्प्रेड होकर के आएगी किसके पास, हमारे एवी नोड के पास। अब एवी नोड के पास क्या होता है, कई चीजें होती हैं, जैसे कि परकिंजे फाइबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें वहां से क्या होती हैं कि एवी नोड आगे आकर के, देखिए दो चीजें दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक तरफ चली गई लेफ्ट साइड में, एक हो गई हमारी राइट साइड में। दोनों आपके अलग अलग साइड में मूव कर गई हैं, हमारी ब्रांचेस गई हुई है। ये किसकी हैं, एवी नोड की हैं। दोस्तों अब ये क्या करेंगे, जो अलग अलग हमारी ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही है, बंडल ऑफ हेस वगैरह जो हैं, ये क्या करती हैं कि अलग अलग पार्ट्स में जाकर के हमारे वेंट्रिकल को डीपोलराइज कर देती हैं। हमारे वेंट्रिकल को क्या करती हैं, डीपोलराइज करती हैं। डीपोलराइज कैसे होगी, जब मैं उसको आपको एसए नोड और एवी नोड में भी बताऊंगा उसके मैकेनिज्म में, तो आपको समझ में आ जाएगी। बस अभी आप बस इतना वर्ड जानिए कि वहां पे वो क्या हो जाएगी, डीपोलराइज जाएगी, ठीक है। एसए नोड आया, एसए नोड से किसके में आ गया, एवी नोड में आ गई वो इंपल्सेस। एवी नोड में आया तो एसए नोड आर्ट्रियम को किया, वहां पे ब्लड क्या हुआ, वहां पे वॉल कॉन्ट्रैक्ट हुई, किसमें आ गई, वेंट्रिकल में आ गई। अब वो जब वेंट्रिकल में आ गई तो वेंट्रिकल में आने के बाद फिर से क्या हुआ, उसमें डिपोलराइजेशन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और जो हमारी ब्लड है अब वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होने से हमारी ब्लड मूव करके कहां पे चली गई, एक चली गई हमारे पल्मोनरी ट्रंक में और एक हमारे आयोटा में। तो इस तरीके से कुछ ब्लड हमारे लंग्स में चली गई जो डीऑक्सीजनेटेड थी, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड थी वो हमारी बॉडी में चली गई, क्योंकि दोनों चैम्बर्स में ये हो रहे हैं, दोनों तरफ के चैम्बर्स में ये प्रोसेस इक्वली हो रही है। इसीलिए हम इसको दोस्तों एसए नोड और एवी नोड के बारे में बात करना जरूरी होता है, क्योंकि ये रिदमिक मूवमेंट अगर नहीं होगी तो हार्ट पंप नहीं होगा, अगर मेम्ब्रेन डीपोलराइज नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। यही सब चीजें दोस्तों आपको समझनी है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एसए नोड और एवी नोड के मैकेनिज्म के बारे में, कि किस तरीके से एसए नोड में एक्शन पोटेंशियल होता है। देखिए दोस्तों, एक्शन पोटेंशियल जो एसए नोड की, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एसए नोड में जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो, और एवी नोड में जो एक्शन पोटेंशियल हो, बिल्कुल इसी तरह से होता है जैसे अभी तक आपने एक्शन पोटेंशियल देखा था नर्वस सिस्टम की, हमारी न्यूरॉन सेल्स के अंदर। बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से होता है, बस कुछ आयंस जो है वो एक्स्ट्रा
इसमें आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि कैल्शियम आयन। तो यहाँ पे आप बस कैल्शियम आयन की एक्टिविटी देखेंगे, वो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, बाकी चीजें आपकी उसी तरह से रहेंगे जिस तरीके से वहां पे हमने एक्शन पोटेंशियल में देखा था। मतलब कि वहां पे भी हमने देखा था ना डिपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन। यहाँ पे दोस्तों हम लोग केवल बात करेंगे डिपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन और थोड़ा सा रेस्टिंग के बारे में, ठीक। तो यहाँ पे दोस्तों आगे जो है इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसी के बारे में, ध्यान से इसको देखते रहिए। तो ये एसए नोड एवी नोड था दोस्तों। अब मैं इन्हीं इंपल्सेस के बारे में आपको बताऊंगा कि आखिर जो हमारा एसए नोड है उसमें किस तरीके से इंपल्सेस काम कर रही है, कौन कौन से आयन वहाँ पे हमें ज़रूरी है जानने दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपके सामने है वो है दोस्तों पेस मेकर पोटेंशियल इज अचीव्ड बाई। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, वो बात कर रहे हैं एसए नोड के बारे में। ध्यान रखिएगा ये किसके बारे में है, एसए नोड के बारे में। एसए नोड में किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल काम करता है, कौन कौन से चैनल्स काम करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो है सही समय पे होती है एसए नोड के टाइम पे। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, जो पेस मेकर पोटेंशियल होता है वो अचीव्ड होता है, मतलब एक पोटेंशियल में होता है जिसको कि होना ज़रूरी होता है। अगर उस पोटेंशियल तक वो नहीं पहुँचेगी तो चैनल्स ओपन नहीं होंगे। तो जब दोस्तों पेस मेकर का जो पोटेंशियल होता है वो अपने एक जो कहते हैं एक टारगेट तक पहुंच जाता है तो एससीएन चैनल क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। अब ये एससीएन चैनल क्या होता है दोस्तों, जो एससीएन चैनल होते हैं उनको हम लोग कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन एक्टिवेटेड साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड आयन चैनल। तो दोस्तों ये क्या होते हैं कि एससीएन चैनल होते हैं हमारे, जो कि क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। जब एससीएन चैनल ओपन होते हैं दोस्तों, जिससे कि जो सोडियम आयन है वो सेल के अंदर आना क्या होता है, शुरू हो जाता है। मेम्ब्रेन के अंदर आना वो क्या होता है, शुरू हो जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा सोडियम आयन जो है दोस्तों वो क्या होगा कि स्लो इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन प्री पोटेंशियल, जैसे जैसे सोडियम आयन हमारे मेम्ब्रेन के अंदर आएगा, जो हमारी मेम्ब्रेन धीरे धीरे इसका जो थ्रेशोल्ड धीरे धीरे जो इसका पोटेंशियल है वो क्या होगा, बढ़ना शुरू करेगा। जैसे इसका पोटेंशियल दोस्तों -40 के आसपास में पहुंचेगा तो कैल्शियम आयन चैनल होती है, इसी मेम्ब्रेन पे क्या होती है, कैल्शियम आयन चैनल होती है, जो कि क्या हो जाती है, एक्टिवेटेड हो जाती हैं। ध्यान सुनिएगा, जैसे ही सोडियम आयन धीरे धीरे आ रहा था और ये क्या हुआ -40 तक पहुंच गया सोडियम आयन, जैसा कि मैंने ये ग्राफ के थ्रू आपको शो किया। देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, सोडियम आयन आ रहा है और इसके बाद क्या है, जब ऐसे ही अपने एक थ्रेशोल्ड -40 तक पहुंचा, कैल्शियम आयन ओपन हो गया। और जैसे ही एक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे देखिए एक्शन पोटेंशियल इन एसए नोड एट 40 MV वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल ओपन, और जैसे ही 40 पे पहुंचा और कैल्शियम आयन ओपन हो गया, तुरंत जो है कैल्शियम आयन क्या होगी, अंदर आना शुरू कर देगी। रैपिड इन्फ्लक्स, तुरंत मतलब कि बहुत तेजी से अंदर आएगी और इस मेम्ब्रेन को पूरी तरीके से क्या कर देगी, डीपोलराइज कर देगी। जब ये मेम्ब्रेन हमारी क्या हो जाएगी, डीपोलराइज हो जाएगी, देखिए कैल्शियम आयन एक पीक तक जाएगी, मतलब जहां तक वो मेम्ब्रेन डीपोलराइज कर सकती है वहां तक वो जो है मेम्ब्रेन को क्या कर देगी, डीपोलराइज कर देगी। पीक पे पहुंच जाता है तो उस समय दोस्तों जो कैल्शियम आयन का जो चैनल होता है वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। पीक पे पहुंचते ही हमारा जो कैल्शियम आयन चैनल है वो क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है, मतलब कि ना तो कोई चीज़ कैल्शियम अंदर लेता है ना तो कैल्शियम बाहर देता है, तो ये बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन वहाँ पे कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन चैनल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और पोटेशियम आयन चैनल ओपन होते ही पोटेशियम आयन का क्या हो जाता है, ई फ्लक्स होता है। तो मतलब यहाँ पे पोटेशियम आयन थी तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये धीरे धीरे जैसे जैसे देखिए आप, ये पोटेशियम आयन धीरे धीरे क्या हो रहा है हमारा, ई फ्लक्स के थ्रू, ई फ्लक्स मतलब बाहर जाना, धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो बाहर चला जा रहा है और मेम्ब्रेन हमारी जो है वो रीपोलराइजेशन की स्टेट में आ गई। ध्यान रखिएगा यहाँ पे केवल पोटेशियम आयन ओपन होते हैं, कैल्शियम आयन ओपन नहीं होते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना। कैल्शियम आयन ऐसे ही रहते हैं, वो मतलब ना तो किसी चीज़ को एक्स्ट्रा कैल्शियम को लेते भी नहीं है वो। तो इस तरीके से पोटेशियम आयन बाहर जाते हैं और जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाती है, रीपोलराइजेशन की स्टेट में आ जाती है, मतलब कि पुनः अपने उसी स्थिति में आ जाती है जिस स्थिति में वो पहले रहती है इस टाइम पे। ठीक है, तो अभी भी इस कंडीशन में है। अगेन क्या होता है दोस्तों, जैसे अनलाइक द वेंट्रिकुलर पोटेंशियल, जब अभी आप एवी नोट पढ़ेंगे तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी अलग होंगी। वहाँ पे आप देखेंगे कि कैल्शियम आयन चैनल में के बाद जो है वहाँ पे एक प्लेटो एक स्टेज पाई जाती है जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें होती हैं। खैर यहाँ पे ऐसे नोड में किसी तरीके की प्लेटो स्टेज जो है दोस्तों वो नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे ही ये रिपोलराइज हो जाती है मेम्ब्रेन, अगेन क्या होता है कि हमारे जब फिर से एक्सीएन चैनल एक्टिवेट होंगे, कैल्शियम आयन सोडियम आयन चैनल आना शुरू होगी, तो फिर से प्रोसेस जो है वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो ध्यान सुनिएगा, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ऐसे नोड में सबसे पहले क्या हुआ, सोडियम आयन का धीरे धीरे इन्फ्लक्स हुआ। अगेन क्या हुआ कि सोडियम आयन का जैसे जैसे इन्फ्लक्स हुआ, अगेन ये हमारा यहाँ से जैसे -40 पे पहुंचा, कैल्शियम आयन चैनल अंदर आने शुरू हो गए और उसके बाद रैपिड इन्फ्लक्स हुआ। रैपिड इन्फ्लक्स से कैल्शियम आयन चैनल डिपोलराइज हो गए
और कैल्शियम आयन चैनल के थ्रू मेम्ब्रेन डिपोलराइज हो गई, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ध्यान रखिएगा ऐसे नोड में यही वो जगह होती है जहाँ पे हार्ट में क्या वेंट्रिकल में क्या होता है, आर्टरियम में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। यही वो जगह होती है जब मेम्ब्रेन हमारी क्या हो जाती है, डिपोलराइज हो जाती है। ठीक है, अगेन क्या होता है कि यहाँ से फिर हमारे जो पोटेशियम आयन चैनल है वो वापस घटना शुरू हो जाते हैं, मतलब बाहर जाना शुरू हो जाते हैं और हमारा फिर से वो पुरानी स्थिति में चला आता है, जिसको हम लोग रीपोलराइजेशन कहते हैं। अब दूसरी तरफ दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये हमारे एवी नोड का है। किसका है? एवी नोड का ग्राफ है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है कि एवी नोड में कौन, इसको दोस्तों हमने कुछ नंबर्स में डिवाइड किया हुआ है, फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि फेजेस 4 हैं, फेजेस 0 हैं, फेजेस 1 है, फेजेस 2 हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं फेजेस 1 के बारे में। तो यहाँ पे देखिए पहले पढ़ लेते हैं फेजेस ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल। द वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल इज जनरली स्प्लिट इनटू 5 फेजेस। जनरली क्या होते हैं 5 फेजेस में हमने इनको डिवाइड किया हुआ है 0 से 4 तक। रेदर कंफ्यूजिंगली फेज 4 इज बेसेलाइन दैट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिगिन एंड एंड एट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको शुरुआत में दोनों दिख रही है ब्लू लाइंस, ये क्या है हमारी बेसेलाइंस हैं। कौन सी फेजेस हैं? बेसेलाइन फेजेस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर बेसेलाइन फेजेस में क्या होता है। बेसलाइन दोस्तों जो फेज होती है दोस्तों उसमें एट रेस्ट पोटेशियम चैनल ओपन होता है, देयरफॉर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टेंड्स टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों यहाँ पे पोटेशियम चैनल ओपन होता है और धीरे धीरे पोटेशियम चैनल जो है वो हमारा पोटेशियम जो है वो हमारा मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे पोटेशियम हमारा मूवमेंट करता रहता है, ये देखिए आप पोटेशियम चैनल मूवमेंट करता रहता है। इस स्टेज में पहुंचने पे, जैसे पोटेशियम आयन पहुंचने पे जब उसका अपना एक थ्रेशोल्ड हो जाता है तो वहाँ से दोस्तों फेज 0 स्टार्ट होती है। फेज 0 में क्या होता है कि अचानक से जब वो थ्रेशोल्ड पे पहुंचता है तो जो दोस्तों हमारा वोल्टेज गेटेड चैनल सोडियम चैनल होता है वो वहाँ पे क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। जब यहाँ पे दोस्तों सोडियम चैनल ओपन हो जाता है तो सोडियम चैनल क्या करता है कि तुरंत आयंस को गेन करना शुरू कर देता है, सोडियम आयन को गेन करना शुरू कर देता है वो जो चैनल होता है। और ये दोस्तों जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ओपन और इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन डीपोलराइजेशन द सेल। और इस तरीके से क्या होती है कि जैसे जैसे हमारा सोडियम अंदर आता है ये क्या हो जाती है, डीपोलराइज होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरीके से हमारी सोडियम जो है वो क्या हो रही है, अंदर की तरफ आ रही है और वो तकरीबन +52 के आसपास में जा रही है। और इतना दोस्तों जैसे ही वो मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कर देती है तो सोडियम आयन चैनल क्या हो जाती है, इनएक्टिवेट हो जाती है। क्योंकि सोडियम आयन चैनल के कई और रोल होते हैं, इसीलिए उसको अपने चैनल को इनएक्टिवेट करना पड़ता है ताकि यहाँ पे कोई और फंक्शन होना शुरू ना हो जाए। इसीलिए दोस्तों पहले तो आया, पहले सोडियम आयन चैनल क्या हुआ, तुरंत बहुत तेजी के साथ में सोडियम चैनल को अंदर लेना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे सोडियम चैनल को वो अंदर लेता है तो वहाँ पे क्या हुआ है, जैसे ये अपने एक मैक्सिमम स्टेज पे पहुँचता है, जहाँ के बाद यहाँ पे देखिए द सोडियम आयन चैनल बिकम इनएक्टिव ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग बिकॉज इट कैन नॉट इंड्यूस अनदर एक्शन पोटेंशियल इन द सेल। ये नहीं चाहता है कि किसी और भी तरीके का एक्शन पोटेंशियल सेल के अंदर शुरू हो जाए, इसीलिए क्या होता है ये इनएक्टिव हो जाता है। जैसे दोस्तों ये क्या होता है, सोडियम आयन चैनल यहाँ पे पहुँचता है और ये इनएक्टिव होता है। यहीं से क्या होता है दोस्तों कि एक नई फेज चलनी शुरू होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉच। इस एरिया को जो नंबर 1 दिख रहा है आपको रेड कलर से, इसको हम लोग कहते हैं नॉच। क्या कहते हैं, नॉच। अब नॉच की स्टेज में क्या होती है, नॉर्मल, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि भाई साहब जब वो कोई चीज़ नीचे की तरफ कर्व आपको दिखा तो समझ लो कि पोटेशियम आयन चैनल रैपिडली रीपोलराइज। अब यहाँ से जो पोटेशियम आयन चैनल है दोस्तों वो बाहर जाना पोटेशियम शुरू कर देती है और जो मेम्ब्रेन है वो दोबारा रीपोलराइज होना शुरू कर। पोटेशियम चैनल रैपिडली रीपोलराइज द सेल, बहुत तेजी के साथ यहाँ पर रीपोलराइज करती है, उसको एक नॉर्मल स्टेज में लाती है बिफोर प्लेटो स्टेज। दोस्तों जब तक कि हमारी प्लेटो स्टेज शुरू ना हो जाए, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब एक के बाद जो आपको यहाँ पे वॉयलेट कलर की लाइन दिख रही है दोस्तों, वो क्या दिख रही है हमारी, इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं प्लेटो स्टेज, जो कि इस साइकिल को दूसरे से थोड़ा सा अलग, मतलब इस ग्राफ को दूसरे से थोड़ा सा अलग बनाती है। अब क्या होता है प्लेटो स्टेज दोस्तों, प्लेटो स्टेज भी वही है। मेन मैंने क्या कहा कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल आपको जनरेट करना है तो कैल्शियम आयन की जरूरत पड़नी। तो यहाँ पे फेज 2 जिसको हम लोग प्लेटो कहते हैं, इस स्टेज में दोस्तों कैल्शियम आयन चैनल क्या हो जाती हैं, एक्टिवेट होती हैं। कैसे एक्टिवेट होती है, कैल्शियम आयन जो मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे एक एल टाइप कैल्शियम आयन चैनल होता है। क्या होता है, एल टाइप कैल्शियम आयन चैनल होता है, जो कि दोस्तों क्या करता है, कैल्शियम आयन को एंटर कराता है सेल के अंदर। ठीक है, एल टाइप कैल्शियम आयन चैनल होता है जिसके थ्रू ये सेल के अंदर आना कैल्शियम शुरू करती हैं। जब ये सेल के अंदर आना कैल्शियम शुरू करती हैं तो क्या होती हैं कि ये एक यहाँ पे पहुँच जाती हैं और ये बिल्कुल मेंटेन रखती हैं। क्या करती हैं, बिल्कुल इस चीज़ को मेंटेन रखती हैं, हमारा जो इम्पल्सेस होता है उसको मेंटेन रखती हैं। और फाइनली जैसे ही प्लेटो स्टेज हमारा खत्म होता है, मेम्ब्रेन फिर से अगेन यहाँ पे रिपोलराइज होना शुरू करती है। अब ये रिपोलराइज कैसे होगी, यहाँ पे है एज कैल्शियम आयन चैनल क्लोज
जैसे पहले होता था। कैल्शियम आयन चैनल क्लोज हो जाएगी, ना तो किसी चीज़ को अंदर लेगी ना कभी बाहर करेगी। कैल्शियम आयन करंट सक्सीड इन रीपोलराइजिंग द सेल। पोटेशियम आयन चैनल करंट जो है दोस्तों वो लगातार रिपोलराइज करती रहेगी, सेल को बाहर जाती रहेगी। सोडियम आयन चैनल विल बिगिन टू रिकवर फ्रॉम एक्टिवेशन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन बिकम मोर निगेटिव। जैसे यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, दोबारा यहाँ पे इस जगह पे पहुंचेगी, अगेन यहाँ से क्या होगा कि हमारा सोडियम आयन चैनल फिर से ओपन होगा और इस तरीके से नई प्रोसेस हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका पोटेशियम आयन चैनल इसको फिर से रिपोलराइज करना शुरू करेगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये हमारा जो पीछे वाला था वो SA नोड था और ये हमारा AB नोड था। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो डिफरेंट फेजेस हैं उस फेजेस को आपको ध्यान में रख लेना है, ताकि आपको एक सही डायरेक्शन मिल सके कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है दोस्तों। अब देखिए अगेन मैं आपको बात बताऊँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपके सामने जो अब दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं ECG। दोस्तों जब आप ECG को समझ जाओगे तो आपको कई चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले अगर मैं हार्ट की बात करूं तो हार्ट में आप क्या देखते हो कि नॉर्मली आप देखते हो कि एक रिदमिक मूवमेंट होता है दोनों तरफ, हार्ट के दोनों, राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम में भी और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी। तो ये जो मूवमेंट होता है दोस्तों, इसी मूवमेंट को इस ग्राफ के थ्रू हम लोग ECG जो कि हम लोग हॉस्पिटल्स वगैरह में देखते हैं टीवी स्क्रीन पे कि इस तरीके से एक मूवमेंट आपको दिखाई देता रहता है, वो मूवमेंट वो रीडिंग क्या होती है उसी को आइए समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, जब हमने स्टार्ट में आपको SA नोड बताया हुआ था तो SA नोड में मैंने आपको क्या कहा था कि जब हमारी मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, डीपोलराइज होती है दोस्तों। यहाँ पे जो P वाला रीजन होता है ना, जो यहाँ पे देखिए रीपोलराइज, यहाँ पे देखिए P वेव रिप्रेजेंट आर्ट्रियम डीपोलराइजेशन, तो ये वही रीजन है जो कि वहाँ पे पीक पे आपको दिखाई देता है SA नोड पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि P वेव रिप्रेजेंट आर्ट्रियम डीपोलराइजेशन। P वेव जो होता है दोस्तों, जब हमारी आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसको शो करता है हमारा P वेव, विच स्प्रेड फ्रॉम SA नोड थ्रू आउट द आर्ट्रियम। ये किसके थ्रू होता है, SA नोड के थ्रू आर्ट्रिया में होता है। एंड यूजुअली 80 to 100 मिलीसेकेंड इन ड्यूरेशन। इसका जो एक टाइम होता है दोस्तों वो तकरीबन 80 से लेकर के 100 मिलीसेकेंड के बीच में होता है। तो देखिए यहाँ पे एक जो छोटा सा ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रियम है दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हमारे आर्ट्रियम को। सेकेंड जो वेव आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है दोस्तों, जाहिर तौर पर जो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है, डीपोलराइजेशन देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है हमें वेंट्रिकल वाले पोर्शन में। तो ये दोस्तों हमारा वेंट्रिकल वाला पोर्शन है। जब आप देखते हो कि सोडियम आयन चैनल हमारी डीपोलराइज करती है मेम्ब्रेन की, ये वो वाला पोर्शन है दोस्तों जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग कहते हैं QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स। देखिए सबसे पहले हमारा आर्ट्रियम वाला है, उसका ग्राफ इस तरह। अब देखिए QR और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा S। तो ये चीज़ जो है दोस्तों, ये पूरी जो कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, ये इंडिकेट करती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल को। जब हमारे वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तब हम इसको शो करते हैं QRS, तब हमारी रीडिंग ये आती है। तो कभी आपको अगर इस तरह की जो हाई पीक वाली रीडिंग दिखे, जान लीजिए आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है। टी क्या है दोस्तों, टी वेव इंडिकेट वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। टी वेव दोस्तों जब हमारा जो वेंट्रिकल्स हैं जब वो रिपोलराइज हो जाए, जब पोटेशियम आयन क्या होगा, बाहर जाना शुरू करेगा, रिपोलराइज होगा, तो दोस्तों उस चीज़ को शो करते हैं हम लोग टी वेव से, ठीक है। स्मॉलर एंड वाइडर एंड QRS कॉम्प्लेक्स बिकम रिपोलराइज अकर मोर स्लोली देन डीपोलराइजेशन। और इसमें जो दोस्तों हमें ग्राफ दिखाई दे रहा है वो बहुत ही हल्का पीक दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे डीपोलराइजेशन बहुत ही स्लो रेट से होता है। यहाँ पे तो बहुत ही हाई रेट से हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आते आते ये बहुत ही ज़्यादा स्लो रेट में होना शुरू कर देती हैं। PR इंटरवल क्या होता है दोस्तों, PR इंटरवल इंक्लूड द P वेव एंड R सेगमेंट। द PR सेगमेंट रिप्रेजेंट द टाइम टेकन बाय AB नोड टू कंडक्ट द इम्पल्स। अब दोस्तों क्या होता है कि जब हमारा SA नोड, PR कौन सा टाइम होता है, या देखिए P है, यहाँ पे क्या हो रही है हमारी जो डिपोलराइजेशन है, मतलब कि जो SA नोड है वो क्या हो रही है, इम्पल्सेस को जनरेट कर रही है। तो P से लेकर के R वाला जो पोर्शन है, ये दोस्तों वो पोर्शन है कि ये हमारी आर्ट्रियम वाली पोर्शन है। तो ये हमारा AV नोड जो है, आर्ट्रियम से किस तरीके से वेंट्रिकल वाला जो AV नोड है वो किस तरीके से इम्पल्सेस को जो गेन करने का जो टाइम होता है दोस्तों, उसी को हम लोग कहते हैं PR इंटरवल। आगे यहाँ पे है ST सेगमेंट। अब ये दोस्तों ये ST सेगमेंट क्या होता है, ST सेगमेंट रिप्रेजेंट द गैप बिटवीन डिपोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन इन द वेंट्रिकल। मतलब कि जब हमारी जो वेंट्रिकल है जब वो डिपोलराइज हो जाती है और उसके बाद वो अगेन डिपोलराइज होती है, पूरा होने में जितना वक्त लगता है उसी को हम लोग ST से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नीचे आपको जो टाइमिंग दिखा हुआ मिलेगा ग्राफ में, या फिर उसमें आपको ECG मीटर में, तो उससे आपको पता लगेगा कि कौन कितना टाइम वहाँ पे आपका ले रहा है रिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन से रिपोलराइजेशन होने में। अब दोस्तों उसके बाद जो आपका है ग्रीन कलर का जो आप सिंबल देखो ना, दिस सेगमेंट, यहाँ पे देखिए
जो है दिस सेगमेंट जो ग्रीन कलर दिस सेगमेंट लाइज बिटवीन क्यू आर एस एंड टी। द क्यूटी इंटरवल इज मेजर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स टू एंड टी वेव रिप्रेजेंट द। यहाँ पे दोस्तों ये टोटली आपको बता रहे हैं एस वाला जो यहाँ पे मैंने कि ये क्या कौन कौन सी चीज़ें होती है, क्यू क्या होती है, क्यू आर एस क्या होती है, टी क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में ये यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा ईसीजी जो कि आपको नॉर्मली जानना था, इतना ज़्यादा दम आपको इसमें नहीं लगाना था कि बहुत ही ज़्यादा कोई दिक्कत की बात है। अगेन दोस्तों जो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करने, ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको हर्ट साउंड के भी बारे में बताऊंगा और साथ में मैं तीनों चीज़ों को एक साथ जोड़ दूंगा, एसए नोड, एवी नोड और दोस्तों ईसीजी को। अब देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है एक चीज़, यहाँ पे मिस्टेक आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे देखिए क्यू है, ये हमारा यहाँ पे क्यू होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा आर और ये हमारा एस। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मेंशन कर दिया मैंने, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले ईसीजी पे आते हैं तो पी वाला जो पोर्शन होता है दोस्तों वो कौन सा पोर्शन है, ये जो पीक होता है दोस्तों वो क्या है, इसका पी वाला पोर्शन है। क्योंकि दोस्तों एसए नोड में क्या होता है, एसए नोड में ये यहाँ पे सोडियम आयन जैसे थ्रेशोल्ड पे पहुंचता है तो मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, डीपोलराइजेशन हो जाती है। तो पी वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन है यहाँ पे। अब इसके बाद अगेन क्या होगी, ये धीमे होना शुरू होगी और यहीं से इसी पोर्शन से दोस्तों स्टार्ट होगी हमारी एवी नोड। क्या स्टार्ट होगी, एवी नोड स्टार्ट होगी। तो एवी नोड का दोस्तों ये जो क्यू आर एस वाला जो रीजन, ये क्यू है, ये आर है और ये हमारा एस वाला जो रीजन है, ये दोस्तों रीजन है ये वाला रीजन, ठीक है ना, ये रीजन। तो ये जो रीजन है दोस्तों, ये रीजन होता है हमारा क्यू आर और एस। तो इस रीजन को दोस्तों हम दर्शाते हैं ये इस ग्राफ से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ईसीजी ये रीजन जब ये पीक पे पहुंचता है तो ये रीजन ये है, तो ये हमारा एवी नोड वाला रीजन है, ये हमारा एसए नोड वाला रीजन है ईसीजी में। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है? ओके। अब यहाँ पे देखिए नीचे जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है कि कब हमारी कौन सी वॉल ओपन होती है और कब कौन सी वॉल बहुत ही ज़्यादा क्लोज जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या दिखाई दे रही, आयोटिक वॉल्व ओपन। कब ओपन दिखाई दे रही, जब हमारा वेंट्रिकल क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। जाहिर तौर पे आपने हार्ट का डायग्राम देखा था, जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बॉडी से जो प्योर ब्लड होता है वो कहाँ पे जाता है, हमारा बॉडी के बाहर जाता है, ठीक है ना, ठीक है। हार्ट का जो प्योर ब्लड होता है वो किसके बाहर जाता है, बॉडी में जाता है। तो वो किसके थ्रू जाता है, आयोटा के थ्रू। तो आयोटिक वॉल्व क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं जब हमारा वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करता है तो उस टाइम पे, ठीक है ना। उसके साथ में आयोटिक वॉल्व ही नहीं ओपन होते हैं, वहाँ पे दोस्तों और भी वॉल्व हैं, जैसे एंट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो होते हैं, क्योंकि आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में आ जाती है। तो जब इस समय दोस्तों ये वेंट्रिकल जब हमारी वेंट्रिकल आपके कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जो हमारी एवी वॉल्व होती है वो क्या हो जाती है, क्लोज जाती है, ठीक है। जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकुलर की तरफ जो वॉल्व होती है वो क्लोज आती है ताकि दोबारा जो ब्लड है पंप करने पे वो वेंट्रिकल वो आर्ट्रियम में ना जाए, इसलिए ये वॉल्व क्लोज हो जाती है। लेकिन आयोटिक वॉल्व क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगेन यहाँ पे जैसे ही वॉल्व क्लोज होती है तो आपको एक साउंड सुनाई देती है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये साउंड है दोस्तों, हार्ट साउंड सुनाई देती है, जिसको हम लोग लब कहते हैं, ठीक है ना। तो ये लब की साउंड होती है दोस्तों, जो कि वॉल के क्लोज होने पे ही आती है। अगेन दोस्तों यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है आयोटिक वॉल्व क्लोजेस, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही आपकी ब्लड जो है दोस्तों वो पंप कर दी जाती है, अगेन जो आयोटिक वॉल्व है वो क्या होती है, क्लोज हो जाती है। और जैसे दोस्तों जो आयोटिक वॉल्व पंप करने के बाद क्लोज होती है तो वहाँ पे एक डब की साउंड आती है, तो वह चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है दोस्तों। और अगेन दोस्तों क्या होता है, हमारी जो एवी वॉल्व है वो ओपन हो जाती है ताकि फिर से वो ब्लड को फिल कर सके वेंट्रिकल के अंदर और फिर से वो नई साइकिल स्टार्ट कर सके। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये क्या है, आयोटिक प्रेशर है। क्या है दोस्तों, आयोटिक प्रेशर, कि कब से आपका आयोटिक प्रेशर कितना ज़्यादा आपका होता है, ठीक है ना, कब कब आपका ज़्यादा होता है, कब कब आपका कम होता है, ये आपका आयोटिक प्रेशर होता है। तो इस जगह पे दोस्तों आप देखिए जब हमारा आयोटिक वाल्व ओपन होता है तो उस समय कितना होता है उसका प्रेशर, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो सबसे ज़्यादा राइजअप होता है जब उसमें उसको जो ब्लड है वो क्या होता है, पंप करना होता है। तो ये वो कंडीशन आपको दिखाई दे रही दोस्तों। नीचे की तरफ एवी वॉल्व की कहानी है, जो कि आपको बता ही रहे हैं कि कब कब ये ओपन होंगी और कब कब ये क्लोज होंगी, और ये आपकी साउंड की कहानी। तो दोस्तों इस चीज़ में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से ईसीजी हमारे एसए नोड, एवी नोड पूरी तरीके से काम करते हैं। ईसीजी मीटर किस तरीके से शो करता है। ईसीजी है दोस्तों वो भी हमारे एक्शन पोटेंशियल पे काम करता है, क्योंकि दोस्तों उस समय हमारे मेम्ब्रेन में एक्शन पोटेंशियल चलती रहती है, इम्पल्सेस प्रोड्यूस होते रहते हैं, जिन इम्पल्सेस को गेन करती है, और इस तरीके की आपको ग्राफ में स्ट्रक्चर देखने को या फिर ईसीजी मीटर में आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है दोस्तों।
तो इस वीडियो में दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों ईसीजी के बारे में मैं और भी डिटेल में बहुत ही ज़्यादा एनिमेटेड डायग्राम लेकर के आऊँगा। तो अभी दोस्तों ये बताने के लिए यहाँ पे एसए नोड एवी नोड के साथ था, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हार्ट का स्ट्रक्चर मन में बना के रखेंगे, पल्मोनरी का ये सब स्ट्रक्चर आप अगर मन में बना के रखते हैं तो फिर शायद आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज़ों में। ये सब चीज़ें सिंपल हैं, नोट्स भी हैं दोस्तों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।